नमस्कार, बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ में पहली बार मौत के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिली है। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2,37,568 लोग ठीक हो गए हैं। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। एक ही दिन में जान गंवाने वालों का ये आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 27 अप्रैल की अगर बात करें तो 3,286 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। हालांकि अभी भी देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी शामिल है, जहां पर पिछले लॉकडाउन जैसी ही कड़े पाबंद यहां पर लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, देश में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि टेस्टिंग नहीं हो रही तो मामले कब निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे की बात करें तो मामलों के साथ साथ कह सकते हैं कि जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे उनमें भी विवेक यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रीति, और अगर हम इसको एनालाइज करें तो जिस तेजी से कोरोना की लहर बढ़ी थी उससे कहीं अधिक गति से जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। ये एक विशेष बात है। हम अगर इसी महीने का आंकड़ा ले लें तो 4 मई तक जो हमारा आंकड़ा था पूरे देश का, वो 4 लाख से ज्यादा रोज नए संक्रमितों की पहचान हो रही थी, 4 लाख के आसपास। और अब 30 अप्रैल को यानी कि तकरीबन 24-25 दिन के बाद अगर हम देखें तो वो 1,65,000 तक पहुंच गया है। मौतों का आंकड़ा उतनी तेजी से नीचे नहीं आया है, लेकिन फिर भी नीचे आया है। अगर हम बात करें तो 4 मई को 4,000 के औसतन आंकड़ों के साथ अगर हम बात करें तो 83,135 मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। ये आंकड़ा अप्रैल के शुरुआती 3 हफ्तों में 92% ज्यादा था। लेकिन अब हम बात करें बीते 24 घंटों में तो वो 3,100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। 4,000 से ज्यादा मौतें 4 मई के आसपास हो रही थी रोज भारतवर्ष में, जो अब 3,100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। जो विशेषज्ञ हैं, जो स्टडीज आ रही हैं प्रीति, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से और आईआईटी कानपुर की जो स्टडी है, उनका ये कहना है कि जून बीतते बीतते जो अभी 1,65,000 का फिगर हमको दिख रहा है आज, वो लगभग 20,000 पर डे तक पहुंच जाएगा। और जुलाई बीतते बीतते कोरोना की जो दूसरी लहर है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और है कि सरकार अब वैक्सीनेशन को भी जून महीने से तेज करने जा रही है। जो सरकार ने टारगेट रखा है, पूरे देश में करीब 12 करोड़ लोगों को जून के महीने में वैक्सीन लगेगी, जिसमें से करीब 6 करोड़ 6 लाख वैक्सीन वो केंद्र सरकार अपने संसाधन से उपलब्ध कराएगी। और बाकी की जो 5 करोड़ 86 लाख 5 करोड़ 90 लाख के आसपास वैक्सीन है वो राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश और निजी अस्पताल ये अपने स्तर पर लेकर के लोगों को लगाएंगे। 12 करोड़ के आसपास जून महीने का टारगेट है कि लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। जुलाई से स्पुतनिक का भी जो तीसरी वैक्सीन है हिंदुस्तान में, उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और जुलाई के महीने में ये आंकड़ा डबल करने का सरकार का टारगेट है। तो जून के महीने में जहां एक तरफ कोरोना में हम गिरावट देख रहे हैं, देखेंगे, उसी तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के गति पकड़ेगी सरकार का जो अभियान है वो गति पकड़ेगा और जुलाई के आते आते ये कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ी राहत की बात है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वैक्सीन जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीनेट हो रहे हैं। जिस तरीके से 18+ वालों को भी अब विवेक वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी देखने को मिली है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 18+ वालों का वैक्सीनेशन फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से वैक्सीनेशन अगर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं वाकई कोरोना की लड़ाई में एक मजबूत कड़ी ये साबित होगी। और जिस तरीके से विवेक तमाम वैक्सीन निकल कर आ रही है, पहले सिर्फ कोवैक्सीन और कह सकते हैं कि कोविशील्ड ही आई थी, उसके बाद से लगातार इन दोनों कंपनियों पर काफी भार बढ़ गया था, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे आपने स्पुतनिक के बारे में बताया और कह सकती है डीआरडीओ की ओर से जिस तरीके से अभी दवाई बनाई गई है, तो धीरे धीरे तमाम वैक्सीनेशन जो है वो बनती हुई नजर आ
आ रही है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी कोरोना के मामले घटेंगे और अगर वैक्सीनेट तमाम लोग हो जाते हैं तो खतरा और भी कम देखने को मिलेगा। विवेक, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने टारगेट कर रखा है कि इस साल के आखिर तक 216 करोड़ डोज, यानी कि लगभग भारतवर्ष की पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य है। दूसरी बात यह कि अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं थी। डीआरडीओ ने एक दवा इंट्रोड्यूस करी है जो कुछ दिनों में मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी सरकारी अस्पतालों में इसको इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक दवा भी हमको मिल गई है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर हम काबू पा लेंगे। तीसरी लहर का तो जहां तक सवाल है उसको लेकर के अभी अलग अलग राय है। तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, अभी ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर की तैयारियां भी सरकार ने शुरू कर दी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अब कोरोना तो उससे तो हम लोग निपट रहे हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है, वो एक नई चुनौती बनकर खड़ी हुई है। दूसरा, एक लॉन्ग कोविड नाम का टर्म भी कुछ वैज्ञानिकों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसमें यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी उसके लक्षण करीब करीब 5-6 महीनों तक वो रोगियों में देखे जाते हैं। ऐसे कुछ रोगी देखे गए हैं, खासतौर से दिल्ली के एम्स ने स्टडी करी है और उनका ये कहना है कि 5-6 महीने बाद भी कई मरीजों में इस तरह के लक्षण देखे गए हैं, रिकवर होने के बाद भी, जिसको लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो अभी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है, शोध नहीं हुआ है। अभी 2 तरह के साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं। एक तो ब्लैक फंगस के नाम पर है जो काफी जानलेवा है। हालांकि ये महामारी नहीं है, लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट कोरोना का ही इसको माना जा रहा है। दूसरा ये है कि लॉन्ग कोविड नाम का भी एक नया टर्म आज से शुरू हो गया है एम्स की स्टडी के बाद से। तो कुछ चीजें आगे आ रही हैं कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर। ये भी एक चुनौती है कि यहाँ पर लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है। बेशक सरकारी आंकड़े यहाँ पर कम निकलकर सामने आ रहे हो और कह सकते हैं कि रियलिटी में भी शायद ये आंकड़े कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सरकार, तमाम जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ हर कोई यही कह रहे हैं कि अभी भी ढिलाई नहीं बरत सकते। अगर अभी भी सरकार या आमजन की ओर से थोड़ी सी भी ढिलाई या लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है तो आने वाले दिनों में तीसरी लहर का सामना करना काफी मुश्किल हो जाएगा और काफी खतरनाक स्थिति हम सबको देखने को मिलेगी। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि सोमवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। मई महीने के अंतिम दिन भी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव किया है। पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 94.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो 85.15 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से भी पार है। मुंबई, जयपुर, श्रीगंगानगर और भोपाल में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत से जानते हैं कि किस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि हर दूसरे दिन के बाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशांत, पहले भी इस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं कि वाकई ही अगर जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनके बाद से कह सकते हैं 15वीं 16वीं बार ये मामले जो है, माफ कीजिए, इजाफा जो इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। अब की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, इसलिए यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है प्रशांत, हर 2-3 दिन के बाद में लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? दोबारा प्रशांत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हर 2 दिन के बाद में सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हैं। इवन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार के खिलाफ लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज की अगर बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ? जी देखिए प्रीति, आज जो दामों की अगर बात करें तो लगातार इसी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। 17वां दिन देखिए, मई का आखिरी दिन है
और पेट्रोल डीजल में आज भी तेजी देखने को मिलती है। अगर मई महीने की हम बात करें तो डीजल में 4 रुपए 42 रुपए की तेजी देखी गई है पूरे महीने में, और पेट्रोल में 3 रुपए 83 पैसे की। और आप देखिए कि अभी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे का मिल रहा है और डीजल 85 रुपए 15 पैसे का। आप देखिए लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 4 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी डीजल में हुई है और 4 रुपए के आसपास की पेट्रोल की। तो ये कीमतों का हिस्सा जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद आचार संहिता हटी और जैसे ये लोगों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वही जो एक आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बात हुई थी जब कहा था 5 से 5.5 के बीच तक जाके रुकेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आप दबाव मान लीजिए, चाहे तेलों का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता जा रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच का जो तनाव हो, लगातार कोरोना का जो अनलॉक हो रहा है पूरे विश्व में और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए। और देखिए अगर बात करें हम सरकारों की, तो सरकार को मोटा राजस्व मिलता है पेट्रोलियम पदार्थों पे लगे हुए टैक्सों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इसलिए वो न कटौती नहीं कर रही है, जिससे आम आदमी की जेब पे लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। जी प्रीति, जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी काफी कह सकते हैं कि इसको लेकर कश्मकश की स्थिति देखने को मिली थी। राज्य सरकार अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बातचीत कर रही थी, केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपस में तर्क यहां पर बनते हुए नजर नहीं आए, जिसकी वजह से जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम पदार्थों को रखा गया है। ये भी कह सकते हैं प्रशांत की एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आम जन पर काफी भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर हम राजस्व की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, तो जो उसका मूल दाम है, बेस प्राइस होता है पेट्रोल डीजल का, उससे 3 गुना महंगे दाम पे ये आम आदमी को मिल रहा है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकार हो, उनका भारी टैक्स होता है। आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, तो अगर कोई चाहे तो उसमें वैट में कटौती कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। लेकिन कोरोना काल में अगर आप देखें तो सरकार के पास राजस्व में जो कमी आ रही है, तो उसको देखते हुए राजस्व संग्रह का ये जो पेट्रोलियम पदार्थों का मुद्दा है, इसको छोड़ना नहीं चाह रही है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाह रहे थे, तो देखिए कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में भी इसको लेकर मतभेद है। और आप दो राज्यों की बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर देख लीजिए या राजस्थान पंजाब बॉर्डर देख लीजिए, आप देखिए राजस्थान से ज्यादा हरियाणा में सस्ता मिलता है, पंजाब में सस्ता मिलता है। ये एक इंटर स्टेट टैक्सेशन का फर्क है। वैसे ही आप देखिए महाराष्ट्र में तेल महंगा है, वहीं उसके मुकाबले में दिल्ली में सस्ता मिलता है, गुजरात में अलग रेट। तो एक रूपता नहीं है और निश्चित से कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी को सिर्फ राहत से उम्मीद है। उसे मतलब नहीं है कि सरकार कैसे उसको राहत देती है, कौन सी एक्साइज ड्यूटी कम करती है, उसके राजस्व संग्रह पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आम आदमी को राहत पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो हालात कोरोना काल के कारण चल रहे हैं आर्थिक, तो निश्चित रूप से आम आदमी को राहत की उम्मीद सरकार से है। जी प्रीति, चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, फिर भी लोगों की परेशानियां खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। अस्पतालों के भारी भरकम बिल के आगे लोग बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक उन्नाव के अनिल कुमार के साथ घटित हुआ है, जहां पर पीड़ित अनिल की पत्नी कोरोना से उसकी मौत हो गई, लेकिन बिल ना चुकता करने के कारण अस्पताल शव नहीं दे रहा। उन्नाव के रहने वाले अनिल कुमार की पत्नी का लखनऊ के निजी टेंडर पाप हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज चल रहा था, जहां पर निजी हॉस्पिटल ने पीड़ित को 19 लाख का बिल थमा दिया, जिसमें से 8 लाख जमा भी करा दिए गए हैं, लेकिन अभी 10,75,000 रुपए बकाया है। और इस बकाये के कारण पीड़ित की पत्नी का शव देने में अस्पताल फिलहाल आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के
तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें देखने को मिली है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये मामला निकलकर सामने आया है, बिल बकाया नहीं किया गया, जिसकी वजह से महिला का शव देने से इनकार कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे निकलकर सामने आ गए। अगर पहले ही मामले में सरकार प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाती तो शायद तमाम हॉस्पिटल जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन पर अंकुश लगता। नीरज, देखिए, कोरोना की जो ये लहर है ये निश्चित तौर पर अब ढलान पर है, लेकिन फिर भी कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। अस्पताल भारी भरकम बिल लोगों को दे रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के तमाम मामले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आए और कई अस्पतालों पे FIR भी दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। सिर्फ FIR दर्ज करके और जांच बैठा दी गई, क्योंकि इस तरह के जो अस्पताल होते हैं वो ऐसे बड़े लोगों के होते हैं जिनकी सत्ता तक पकड़ होती है। और ऐसा ही मामला एक उन्नाव के रहने वाले अनिल कुमार के साथ घटित हुआ। उनकी पत्नी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया और उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने 19 लाख का उनको बिल थमाया। उसमें से करीब 9 लाख रुपए उन्होंने अदा भी कर दिए थे और बचे हुए पैसे के लिए वो मोहलत मांग रहे थे और इसलिए अस्पताल प्रशासन ने उनके शव को देने से मना कर दिया। ये बड़ा मामला है, पूरा मामला अधिकारी के पास भी पहुंचा है और अब इस मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। नीरज, जिस तरीके से लगातार आप और मैं इस मामले को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, आपने बताया कि FIR भी दर्ज होती है, ऐसे तमाम मामले जो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है, एक लापरवाही रह जाती है, सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से दूसरे हॉस्पिटल जो है उनमें किसी बात का डर देखने को नहीं मिलता। अगर यहाँ पर वाकई प्रशासन की ओर से सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो कह सकते हैं कि इस तरह की जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। खुद अगर CM की बात हम करें, नीरज, आपने भी देखा होगा CM किस तरीके से खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में जब वो सही हुए हैं उसके बाद में लगातार फील्ड में वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जब निकलकर सामने आती है तो सरकार की छवि भी धूमिल होती है। नीरज, यहाँ निश्चित तौर पर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस बार तमाम डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे कई हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में पैसा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे हरदोई हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, तो प्रयागराज हो, इस तरह के तमाम जितने भी जिलों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग गए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बेड फुल हो गए थे, तो वहां जब लोग गए तो उनसे हर तरह का शुल्क वसूला गया और करीब 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोगों से पैसे लिए गए। और इस तरह की शिकायत कई बार मिलने के बाद भी केवल कागजी खाना पूर्ति प्रशासन ने की, जिस वजह से इस तरह के हॉस्पिटल से जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद रहे। एक और मामला सामने आया है, फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह के हॉस्पिटल पे अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह के मामले लगातार सामने आएंगे। और क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की बात जा रही है तो उसमें स्थिति और भयानक हो सकती है। बिल्कुल नीरज, एक तरफ अगर हम बात करें तो तमाम सरकार प्रशासन तो दिन रात काम कर ही रहा है, इसके अलावा तमाम कह सकते हैं कि समाज सेवी जो है, भामाशाह जो है, वो भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार जितना उनसे बन पड़ता है वो आम जन का यहाँ पर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और उस बीच में इस तरह की खबरें निकल कर आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि 3 स्टार 4 स्टार जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ही इस तरह का मामला देखने को मिलता है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ, किसी जनप्रतिनिधि के साथ उनके संबंध हो सकते हैं, उनकी मिलीभगत हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें खौफ नहीं रहता। नीरज, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसे बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रशय से चलते हैं और इनको मेन रोड पे बड़ी बड़ी जगह, चूंकि ये सेवा करके अंदर आते हैं तो हॉस्पिटल का ये रहता है कि ये सेवा करेंगे और इसलिए इन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती है। कई जमीनें जो है वो सस्ती दी जाती है और कई सहूलियतें भी दी जाती है, क्योंकि ये सेवा करके अंदर आते हैं और इन्हें ये माना जाता है कि ये लोगों की सेवा के लिए बने हुए हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो। लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है तो ये ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पैसा कमाने का, चाहे वो लाश तक से पैसा कमाने का ये मौका नहीं छोड़ते हैं। और इस तरह के मामले लगातार सामने आने के बाद भी प्रशासन मौन रहता है। इसका कारण जाहिर सी बात यह है कि बड़े राजनीतिक दलों के लोग इनसे जुड़े रहते हैं। नीरज, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से आपने बताया कि उसकी पत्नी का शव यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, तो पति की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है या फिर किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई हो? अब आगे क्या कुछ प्रोसेस इस मामले में? देखिए, ये पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आ गया है और ये कहा गया है कि उसके शव को बहुत जल्दी दिलवाया जाएगा और अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की बात की जाएगी।
ठीक है, चलिए नीरज, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक और सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस को कम करने के लिए दिन रात लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे सरकार के लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जी हां, रेनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के सामने स्थित शराब की दुकान के ठेकेदार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिलचस्प बात तो यह है कि इस पेट्रोल पंप के पास में हर वक्त एक ट्रैफिक हवलदार मौजूद रहता है, उसकी मौजूदगी में भी खुलेआम शराब यहां पर बिक रही है, जिससे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सरेआम शराब यहां पर बेची जा रही है। जहां एक और आमजन की चाहने की वस्तुएं 2 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से दुकानों में बंद है, वहीं शराब के ठेकेदार मनमर्जी करते हुए पुलिस की मौजूदगी में शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन और आमजन यहां पर दिन रात मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है, आमजन सरकार की गाइडलाइन का पालन करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि मीडिया में एक खबर आने के बाद में प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या वाकई मीडिया में जिस तरीके से खबरें दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत है जिसकी वजह से इस तरीके से सरेआम शराब की बिक्री की जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये पहला मामला नहीं है, तमाम ऐसे मामले हैं। दीपक, देखिए प्रीति, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर मानी जा सकती है। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर मानी जाएगी आबकारी विभाग की, क्योंकि शराब के जो ठेके होते हैं, शराब के जो ठेकाकर्मी होते हैं, वो आबकारी विभाग के ही अधीन आते हैं और आबकारी विभाग को ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर होते हैं, टीमें होती है, हर इलाके में होती है। ये जो तस्वीरें आप अब अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जयपुर ग्रामीण के रेनवाल थाना इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर आज सोमवार है, क्योंकि शनिवार भीतर और सोमवार को 3 दिन शराब के जो ठेके हैं वो बंद रहने हैं, लेकिन बावजूद इसके जो 11 बजे बाद अगर शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक अगर खोल सकते हैं तो 11 बजे तक खोल सकते हैं, उसके बाद नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जो है खुलेआम जो है शराब बिक्री है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह व्यक्ति आ रहे हैं और शराब लेकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की बैरिकेड भी वहाँ ठीक पास में, यानी कि पुलिस का पहरा भी वहाँ पर पास में, लेकिन बावजूद उसकी कहीं ना कहीं ये शराब बिक्री है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ये शराब जो व्यापारी है वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस की भी बनती है और आबकारी विभाग की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि आबकारी विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन जो चीजें सामने दिखाई दे रही है, हो सकता है आबकारी विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं लग पा रही हो कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर खुली हुई है, उनकी भी कह सकते हैं लापरवाही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो सरेआम वहां पर शराब बिकती हुई नजर आ रही है वो तो उन्हें रोक टोक कर सकता है। एटलीस्ट अगर कोई और कार्रवाई नहीं तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके तहत तो वो यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें मना तो कर सकते हैं कि इस तरह की धज्जियां ना उड़ाए वो। देखिए प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं मैंने कहा कि पहले जिम्मेदारी आबकारी विभाग की बनती है और आबकारी विभाग अगर कार्रवाई नहीं करता है तो पुलिस प्रशासन के पास पूरी पावर है गिरफ्तार करने की, मुकदमा दर्ज करने की, एफआईआर दर्ज करने की पूरी पावर है। तो मैंने कहा कि दूसरी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। पुलिस की बैरिकेड पास में, यानी कि पुलिस का पहरा भी पास में, पुलिस को पता भी होगा तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। नतीजा ये रहा कि अब ये जो वीडियो है वो मीडिया के सामने है, न्यूज इंडिया प्रमुखता से चला रहा है। उम्मीद करते हैं कि जब हमारी ये खबर प्रशासन तक पहुंचेगी तो चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे वो एसडीएम कलेक्टर हो, सभी इस पे एक्शन लेंगे और इस तरह की जो भी दुकान है, ये रेनवाल की बात नहीं है, हो सकता है जयपुर ग्रामीण में ऐसी कई सारी दुकानें हों, ना सिर्फ जयपुर ग्रामीण में बल्कि जयपुर शहर में भी ऐसी कई सारी दुकानें हो सकती है जहाँ पर जो है अभी भी शराब बिक्री है, 11 बजे बाद भी बिकती है, जबकि नियम ये है कि 11 बजे तक ही बेच सकते हैं। इस तरह से अगर शराब ठेका कर्मी इस तरह से शराब अवैध रूप से बेचेगा तो कहीं ना कहीं ये कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि कोरोना को भी बढ़ावा देता है कि एक व्यक्ति से अगर इतने सारे व्यक्ति अगर शराब लेकर
अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इस नियम को इसलिए रोका गया है क्योंकि जो व्यक्ति है वो सुबह 11 तक ले सकता है और उसके बाद अपने घर पे रहे, लेकिन अगर सारे दिन ही अगर शराब बिकती रहेगी तो शराबी जो है सारा दिन घर के बाहर रहेगा और इधर उधर वो घूमेगा तो कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ा सकता है। बस इसीलिए ये डिसीजन लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी नियमों की धज्जियां उड़ रही है। बिल्कुल, और दीपक कह सकते हैं कि एक दो ऐसे मामले निकलकर जो सामने आते हैं उससे तमाम पुलिसिया महकमे पे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले आबकारी विभाग की कार्रवाई बनती है, दूसरा अगर पुलिस प्रशासन देख रहा है तो वो भी यहाँ पर कार्रवाई कह सकते हैं कि एक दो लोगों की वजह से या एक दो ऐसे वीडियो वायरल होते हैं उनकी वजह से तमाम पुलिसिया महकमे पर सवाल उठते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं सवाल तो यहाँ पर खड़े होते हैं पुलिस विभाग पर भी और आबकारी विभाग पर भी। आबकारी विभाग की भी टीमें होती है, हर इलाके में हर जोन में उनकी टीमें होती है, उनको कार्रवाई करने की उनको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर थाना इलाके में हर पुलिस टीम होती है, नाकेबंदी करती है, पुलिस का पहरा होता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन दोनों ही आखिर क्यों यहाँ पर मुख्य बधिर बन के बैठा हुआ है, क्यों सब कुछ दिखाई देने के बाद भी दोनों ही विभाग क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहीं ना कहीं मिली भगत भी यहाँ पर साफ तौर पे मानी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो बात नहीं है, क्योंकि सरेआम बिक्री ऐसे नहीं कि चोरी छिपे बिक्री तस्वीरों में हम देख रहे हैं और पुलिस की नाकाबंदी बैरिकेड भी पास में, तो पुलिस का पहरा भी पास में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पर तय करनी चाहिए प्रशासन को। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई है। एसपी ग्रामीण शंकर शर्मा को भी ये वीडियो देखना चाहिए और उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल दीपक, और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से न्यूज इंडिया प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, इसके बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन लेना चाहिए और साथ ही आबकारी विभाग को भी यहाँ पर जागना चाहिए कि किस तरीके से सरेआम यहाँ पर सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जानकारी साझा करी दीपक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।